अंजलि, अंजलि कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम सब तुम्हारे साथ हैं। हम लोग यहीं पर हैं। तुम बिल्कुल मत घबराओ। अंजलि का पूरा शरीर कांप रहा था। स्वास्तिका और महालक्ष्मी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी। अंजलि की आंखें फटी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोमा से बाहर आने की कोशिश कर रही हो या फिर शायद उसकी जान जा रही हो। स्वास्तिका और महालक्ष्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दूसरी तरफ गौतम बदहवास दौड़ता हुआ डॉक्टर के केबिन के अंदर घुसता है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। लेकिन उस केबिन में एक नर्स बैठी थी जो वार्ड बॉय के साथ हंसी मजाक कर रही थी। गौतम के इस तरह अचानक चिल्लाने पर वो दोनों घबरा जाते हैं। सर, डॉक्टर साहब तो यहाँ पर नहीं है। वो थोड़ी देर के लिए बाहर गए हैं। ये सुनकर गौतम अपने सिर पर हाथ रखकर कहता है, ओह माय गॉड, मेरे पेशेंट को अर्जेंट में डॉक्टर की जरूरत है। जल्दी बताओ कहाँ गए हैं वो। ये सुनकर नर्स कहती है, सर, आप डॉक्टर धीरज से बोल सकते हैं। वो जाकर आपके पेशेंट को अटेंड कर लेंगे। अभी उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गौतम जाते हुए कहता है, शट अप, जल्दी बताओ डॉक्टर साहब कहाँ है जो अंजलि को अटेंड कर रहे हैं। अंजलि जिस वजह से तड़प रही थी, जिस वजह से उसका शरीर कोमा में होते हुए भी अपनी पूरी ताकत लगाने के लिए कोशिश कर रहा था, वो वजह हॉस्पिटल से कहीं दूर थी। ऑटो रिक्शा वाला वंश और विवान के मुंह और हाथ पैरों को बांधकर घसीटता हुआ उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाता है जो किसी जंग खाए हुए कारखाने जैसी लग रही थी। वहां पर और भी कई सारे बच्चे थे। उन सब में सिर्फ एक ही बात कॉमन थी, और वो ये कि वो सारे अपाहिज थे, या फिर शायद उन्हें अपाहिज बना दिया गया था। ऑटो वाला जिस डीलर को वंश और विवान को बेचने के लिए लाया था, वो बच्चों को अगवा करके उनसे भीख मंगवाने का काम करवाया करता था। तभी ऑटो वाला खुश होते हुए कहता है, देखो दादा, कितने मस्त बच्चे लाया हो। जल्दी पेमेंट करो अब। वंश और विवान बुरी तरह डरे हुए थे। दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो दोनों कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। तभी वो आदमी कहता है, इनके मुंह खोलो। फिर एक आदमी आगे बढ़कर वंश और विवान के मुंह से कपड़ा हटाता है। डरो मत बच्चों, मुझे बिक्कू चाचा कहते हैं। वो आदमी वंश और विवान से कहता है, और फिर उससे ऑटो रिक्शा वाले की तरफ देखते हुए कहा, तू इनके हाथ पैर और मुंह बांध कर क्यों लाया है? ऐसे डरा क्यों दिया इनको? बच्चे तो है, सीख जाएंगे। ये कहकर बिक्कू आगे बढ़ता है। फिर वंश और विवान के सर पर हाथ रखकर कहता है, बहुत प्यारे लग रहे हो। बहुत पैसा लाओगे तुम लोग। ये सुनते ही वंश और विवान झट से पीछे हट जाते हैं। हमें प्लीज घर जाने दीजिए, वंश रोते हुए कहता है। ये सुनकर बिक्कू हंसते हुए कहता है, अच्छा ठीक है ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है बच्चों को। तभी रिक्शा वाला कहता है, दादा मेरी पेमेंट। तब बिक्कू अपने आदमी को इशारा करता है। उसका आदमी आगे बढ़कर रिक्शा वाले को पैसे देता है और रिक्शा वाला वहां से चला जाता है। तभी बिक्कू का आदमी कहता है, दादा ये दोनों बच्चे तो काफी अच्छे घर के लग रहे हैं। गोरे चिट्टे, इनको ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो कोई भीख नहीं देगा इनको। ये सुनकर बिक्कू आराम से अपनी कुर्सी पर बैठता है और कहता है, अरे 2-4 दिन धूप में दौड़ा इनको, चमड़ी ठीक ठाक हो जाएगी और ये सारा गोरापन उतर जाएगा। तभी बिक्कू का आदमी फिर से कहता है, और दादा इनके हाथ पैर ये तो सही सलामत है। अरे हाँ हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था। बिक्कू ये कहकर एक कोने की तरफ देखता है जहां पर एक बड़ा सा चाकू रखा हुआ था। ये देखकर वंश और विवान समझ जाते हैं कि वो उनके साथ क्या करने वाले हैं। जैसे ही वो आदमी उस चाकू की तरफ बढ़ता है, वो दोनों डर के मारे रोने लगते हैं। नहीं नहीं, हमें घर जाने दो, प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। यहाँ हॉस्पिटल में अंजलि जोर से विवान और वंश का नाम चीखते हुए अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाती है। ये देखकर महालक्ष्मी और स्वास्तिका एकदम से थम सी जाती है। वही अंजलि इतनी जोर से चीखी थी कि उसकी आवाज पूरे कॉरिडोर में गूंजते हुए गौतम तक पहुंच गई थी। गौतम डॉक्टर को लेकर बस वापस आ ही रहा था, तभी डॉक्टर कहता है, ये अंजलि की आवाज थी ना? ये कहकर डॉक्टर जल्दी से दौड़ने लगता है, लेकिन अंजलि की आवाज सुनकर गौतम हैरान हो जाता है। क्या अंजलि कोमा से वापस उठ चुकी है? ये सोचकर गौतम डॉक्टर के पीछे पीछे वार्ड में आता है।
वही अंजलि को होश में देखकर वो अपनी जगह पर ही जम जाता है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। उसे यकीन ही नहीं होता कि अंजलि वापस उठ चुकी है। वहीं ठीक उसके सामने अंजलि उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रही होती है। उसकी सांसें फूल रही होती है। तभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ एकदम थम सा गया हो। अंजलि के चेहरे पर घबराहट और डर गौतम को साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन गौतम उस समय कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। फिर डॉक्टर जल्दी जल्दी अंजलि के सारे वाइटल्स चेक करने लगता है। वहीं स्वास्तिका और महालक्ष्मी दोनों तरफ से अंजलि का हाथ पकड़ कर रखते हैं और वो उसे सहारा देकर संभालने की कोशिश करते हैं। तभी गौतम जल्दी से आगे बढ़कर अंजलि का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर कहता है, तुम वापस आ गई। ये कहकर गौतम अंजलि के गले लग जाता है। उस पल उसे कुछ होश ही नहीं था कि वहां पर कौन है और कौन नहीं है। उसे बस इतना समझ आ रहा था कि उसकी अंजलि वापस आ चुकी है। लेकिन अंजलि के होठों पर बार बार सिर्फ अपने बच्चों के ही नाम आ रहे थे, वंश और विवान। मेरे बच्चे। अपनी कमजोर आवाज में अंजलि बार बार दोहराती है। तब गौतम थोड़ा पीछे हटकर अंजलि का घबराया हुआ चेहरा देखता है और पूछता है, क्या बात है अंजलि, सब ठीक तो है ना? पर अंजलि फिर से दोहराती है, मेरे बच्चे गौतम, वंश और विवान कहाँ है? तब गौतम थोड़ा कंफ्यूज होकर कहता है, घबराओ मत अंजलि, उनको तो मैंने यहीं पर बुलवाया है, ड्राइवर उन्हें लेकर आ ही रहा होगा। पर अंजलि कहती है, नहीं गौतम, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, पता नहीं क्यों। प्लीज वंश और विवान को मेरे पास लेकर आओ, अभी लेकर आओ। स्वास्तिका और महालक्ष्मी अंजलि को संभालने की कोशिश करती है। बेटा संभालो खुद को, वंश और विवान अभी आ ही रहे हैं, महालक्ष्मी कहती है। लेकिन गौतम फौरन अपना फोन निकालता है और अंजलि को भरोसा दिलाते हुए कहता है, मैं अभी उन्हें बुला लेता हूँ। फिर गौतम सीधा अपने ड्राइवर को फोन लगाता है, कहाँ पर हो तुम? बच्चों को लेकर अभी तक आए क्यों नहीं? तब ड्राइवर कहता है, सर मैं तो वंश और विवान बाबा को लेने के लिए कब से यहाँ आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। रिया मैडम को दो बार बोलकर आ गया हूँ, लेकिन वो बच्चों को बाहर भेज ही नहीं रही है। ये सुनकर गौतम के दिमाग में कुछ तो खटकता है। तब वो तुरंत फोन काटता है और सीधा रिया का नंबर डायल करता है। वहीं रिया के फोन पर जैसे ही गौतम का कॉल आता है, उसके होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, फिर से उसका कॉल आ रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं क्या जवाब दूंगी? गहरी सांस लेकर रिया कॉल रिसीव करती है। हाँ गौतम। रिया की हकलाहट से ही गौतम समझ जाता है कि रिया कुछ तो छुपा रही है। तभी वो कहता है, बच्चे कहाँ है रिया? तुमने अभी तक उन्हें भेजा क्यों नहीं? ये सुनकर रिया थोड़ा घबराते हुए कहती है, वो गौतम, मैं सोच रही थी कि बच्चे थोड़ा आराम कर लेते, क्योंकि वो लोग भी थके हुए थे, इसलिए मैंने उन्हें सुला दिया। 2 सेकंड तक गौतम कुछ नहीं कहता, पर जितनी देर गौतम चुप था, रिया की धड़कन और तेज हो रही थी। रिया कहती है, क्या हुआ गौतम, तुम चुप क्यों हो? तब गौतम बहुत ही सीरियस टोन में पूछता है, रिया बच्चे कहाँ हैं? मुझे सच बताओ, तुम्हारे बात करने के तरीके से ही लग रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। यहाँ अंजलि होश में आ गई है, वो अपने बच्चों को ढूंढ रही है। ये सुनते ही रिया के होश उड़ जाते हैं। क्या अंजलि होश में आ गई? तब गौतम कहता है, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, बच्चे कहाँ पर है रिया? रिया से अब झूठ नहीं बोला जाता है, वो घबराकर सच बोल देती है। बात यह है गौतम कि वंश और विवान पता नहीं कहाँ चले गए हैं, काफी देर हो गई है, वो अभी तक नहीं आए। लेकिन मैं इसलिए बोल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे खुद घबराहट हो रही थी। मैं परेशान थी कि पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगे, लेकिन मैं उन्हें ढूंढने के लिए निकल ही रही थी। ये सुनते ही गौतम एकदम से घबरा जाता है। क्या बच्चे घर पर नहीं है? तो कहाँ गए? कब से नहीं लौटे हैं? तब रिया बताती है, बहुत देर हो गई है, जब से तुम्हें फोन किया तब से नहीं लौटे। ये सुनकर गौतम फोन कट करके वापस अंजलि की वार्ड आकर उसे दूर से ही देखता है। वहीं गौतम की आंखों को देखकर अंजलि को समझ में आ गया था कि बच्चे रिया के पास नहीं हैं। गौतम बच्चे कहाँ हैं? अंजलि घबराकर पूछती है। तब गौतम अंजलि के पास आता है। बच्चे कहीं बाहर गए हुए हैं अंजलि, वो अभी तक लौटे नहीं हैं, लेकिन तुम घबराओ मत,
मैं अभी उन्हें लेकर आता हूँ। पर अंजलि ये सुनते ही पैनिक करने लगती है। बाहर कहाँ गए हैं गौतम? मेरा दिल कह रहा है कि वो दोनों किसी मुसीबत में है। तब गौतम उसे समझाते हुए कहता है, अंजलि मैं कह रहा हूँ ना, मैं बच्चों को लेकर आता हूँ, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है? फिर गौतम महालक्ष्मी और स्वास्तिका को समझाता है कि वो अंजलि का ख्याल रखे जब तक वो वापस नहीं आता, और फिर गौतम वहां से फौरन निकल जाता है। यहाँ बिक्कू के अड्डे पर बिक्कू का आदमी चाकू लेकर जैसे ही वंश और विवान के पास पहुंचता है, वंश तो चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है, लेकिन विवान एकदम से कहता है, रुको रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे आप लोगों के पास बहुत सारे पैसे आ सकते हैं। आप लोग हमसे भीख मंगवाएंगे ना, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये सुनकर बिक्कू का आदमी एकदम से रुक जाता है और पीछे पलटकर बिक्कू की तरफ देखता है। बिक्कू भी आंखों ही आंखों में अपने आदमी को इशारा करता है कि वो विवान से थोड़ा दूर हट जाए। उस आदमी के हट जाने के बाद बिक्कू कहता है, क्यों रे छोटू, कुछ ज्यादा ही दिमाग चलता है तेरा? तू मुझे अमीर बनाएगा? चल बता, कैसे बनाएगा? तब विवान कहता है, हमसे भीख मंगवाने की क्या जरूरत है? हम लोग के पापा बहुत अमीर हैं। आप उनसे जितना चाहो उतना पैसा मांगो, वो दे देंगे। ये सुनकर बिक्कू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। फिर वो विवान की आंखों में बड़ी गौर से देखता है। तब विवान उससे और भी ज्यादा कन्विंस करने के लिए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ अंकल, मेरी बात मानिए। आप एक बार मेरे पापा को फोन लगाइए, वो आपको इतना सारा पैसा देंगे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर बिक्कू अपनी कुर्सी से खड़ा होता है और विवान के पास आकर उससे कहता है, सच कह रहा है, तेरा बाप बहुत अमीर है क्या? तब विवान जल्दी से अपने गले पर हाथ रखते हुए कहता है, कसम से मेरे पापा बहुत अमीर हैं, बहुत बहुत ज्यादा अमीर। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आपकी सर की कसम, आपकी जान चली जाएगी। तब बिक्कू उसे डांटते हुए कहता है, मारूंगा एक उल्टे हाथ का। फिर वो अपने आदमी को इशारा करता है। तब उसका आदमी फोन लेकर बिक्कू के हाथ में रखता है। चल ठीक है, बता नंबर, देखता हूँ तेरा बाप कितना अमीर है। यहाँ गौतम हॉस्पिटल के बाहर निकलते ही सबसे पहले विवेक को फोन लगाने की सोचता है, लेकिन उसके फोन पर किसी प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगता है। प्राइवेट नंबर देखकर कहीं ना कहीं गौतम के दिल में एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, जैसे कोई गलत खबर मिलने के आसार हो। फिर गौतम फोन उठाता है। हेलो, कौन बोल रहा है? तभी दूसरी तरफ से बिक्कू बोलता है, तुम्हारे बच्चे मेरे पास हैं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? देखो, अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ। इससे पहले कि गौतम आगे कुछ कहता, बिक्कू उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, रुको, धमकी मैं दूंगा। तुम्हारे बच्चों के जान की कीमत मैं बताऊंगा और तुम चुपचाप पैसे लेकर वहां पर आओगे जहां पर मैं कहूंगा और चुपचाप रखकर चले जाओगे। मेरे साथ चोर पुलिस खेलने की या किसी भी तरह की होशियारी करने की गलती मत करना। बिक्कू अभी गौतम से बात कर ही रहा होता है कि विवान बिक्कू से कहता है, अंकल मुझे भी बात करने दो ना। तभी बिक्कू हंसते हुए गौतम से कहता है, क्यों, सुन लिया ना अपने बच्चे की आवाज? वही गौतम विवान की आवाज सुनकर घबरा गया था। उसे सबूत तो मिल गया था कि विवान और वंश जरूर उस आदमी के पास है। फिर गौतम ये भी जानता था कि उसे बहुत ही होशियारी से काम लेना पड़ेगा, वरना बच्चों को कुछ भी हो सकता है। तभी बिक्कू हंसते हुए कहता है, अच्छा, अपने बच्चों से दो चार बातें कर लो, बहुत बेचैन हो रहा है तुम्हारा बच्चा। ये कहकर बिक्कू विवान की तरफ फोन आगे बढ़ाता है। तब विवान फोन पर गौतम से कहता है, हेलो पापा। विवान की आवाज सुनकर गौतम एकदम से बेचैन होकर कहता है, बेटा तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ किया तो नहीं इन लोगों ने? तभी विवान कहता है, पापा मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं तो तब से अपने मन में हनुमान चालीसा पढ़ रहा हूँ। आपको याद है जब मुझे एक दिन डर लग रहा था तो आप मुझे संकट मोचन मंदिर ले गए थे और आपने मुझे हनुमान चालीसा याद करवाई थी। ये सुनकर गौतम एकदम से कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ था। अगले ही पल गौतम को एकदम से समझ आता है कि विवान उसे कोड वर्ड में कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। तब गौतम कहता है, हाँ बेटा, याद आया मुझे। फिर विवान कहता है,
डर के मारे कैसे मैं बकरी की तरह मैं करने लगा था। फिर आपने मुझे चुप कराया था, याद है ना? गौतम कहता है, हाँ बेटा, अच्छे से याद है मुझे। तुम घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। इससे पहले कि गौतम और विवान आगे कुछ बात करते, बिक्कू विवान के हाथ से फोन ले लेता है। हो गई ना बात बाप बेटे की। अब थोड़ी देर बाद मैं खुद फोन करूंगा और बताऊंगा कि पैसे कहाँ लेकर आने हैं। ये कहकर बिक्कू फोन काट देता है और फिर विवान से कहता है, बेटे, अगर तेरा बाप नहीं आया ना, तो तू जानता नहीं तेरा हर्ष क्या होगा। वही दूसरी तरफ गौतम जल्दी से अपने फोन पर विवान के कहे शब्द नोट डाउन करता है और उसमें दो चीजें उसे साफ साफ दिखाई देती है, जिसमें विवान ने एक संकट मोचन मंदिर का जिक्र किया था और वही बकरी की तरह मिमियाने का भी जिक्र किया था। लेकिन इस कोड को समझने में काफी टाइम जा सकता था, इसीलिए वो जल्दी से विवेक को फोन लगाकर सारी सिचुएशन बता देता है। सारी सिचुएशन सुनकर विवेक कहता है, ओ माय गॉड सर, आप ऐसा करिए, आपके बेटे ने जो कहा है वो लाइंस मुझे भेज दीजिए। कोड्स को समझने के लिए मेरे कांटेक्ट में कुछ लोग हैं जो काफी जीनियस हैं। वो फॉरेन बातों में छुपे हिंट्स को ट्रैक करके बता देंगे। गौतम जल्दी से विवान की कही लाइंस को विवेक के मोबाइल पर मैसेज करता है। विवेक गौतम से 10 मिनट का टाइम मांगता है। फिर गौतम बेचैन होकर यहाँ से वहां घूमने लगता है। क्या कहना चाहते हो मुझसे विवान? आखिर क्या बताना चाहते हो बेटा? गौतम अपने आप में ही बड़बड़ाता रहता है। वहीं दूसरी तरफ रिया लता देवी के पास आती है। अम्मी जी, अंजलि को होश आ गया है, वो कोमा से दोबारा बाहर आ गई। ये सुनकर लता देवी भी हैरान रह जाती है। क्या क्या बक रही है तू? तब रिया बुरा सा चेहरा बनाकर लगभग रोने की हालत में कहती है, हाँ मम्मी जी, सब कुछ खत्म हो गया। फिर से मुझे वो सारा नाटक करना पड़ेगा, फिर से अच्छा बनना पड़ेगा, फिर से अंजलि की तरह बनना पड़ेगा। ये सुनकर लता देवी गुस्सा करते हुए कहती है, मुझे शुरू से ही लगता था कि तू बेकार ये सब कर रही है। मैंने बोला था ना, वो लड़की कॉकरोच की तरह है। देख, कोमा से भी बाहर निकल कर आ गई। 2 मिनट के लिए लता देवी कुछ सोचती है, फिर कहती है, खैर कोई बात नहीं, आ जाने दो उसे। मुझे पता है गौतम उसे यही लेकर आएगा, उसको यही सबक सिखाएंगे मिलकर। वहां हॉस्पिटल में महालक्ष्मी और स्वास्तिका अंजलि को खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंजलि साफ इनकार करते हुए कहती है, नहीं स्वास्तिका, तुमने कहा है ना गौतम ने मन्नत मांगी है और अभी तक कुछ नहीं खाया है, तो तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। जब तक वो कुछ नहीं खाएगा, मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी। महालक्ष्मी उसे समझाने की कोशिश करती है, बेटा वो थोड़ी देर में आ जाएगा, बच्चों को ढूंढने गया है ना, तब तक तुम थोड़ा सा खा लो। लेकिन अंजलि उन दोनों की बात नहीं सुनती। डॉक्टर भी वहीं पर होता है और वो महालक्ष्मी और स्वास्तिका को समझाते हुए कहता है, कोई बात नहीं है, हम लोग वैसे भी इनको पानी चढ़ा रहे हैं, तो घबराने की बात नहीं है। हाँ, लेकिन गौतम जी के आने के बाद इन्हें कुछ ना कुछ खिला दीजिएगा। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला जाता है। तब स्वास्तिका अंजलि से खुश होकर कहती है, मैं बता नहीं सकती कि हमें कैसा लग रहा है अंजलि। तभी महालक्ष्मी कहती है, हाँ बेटा, सच में हमें तो ऐसा लगा था कि हम सबने तुझे खो दिया है। ये सच में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। तभी अंजलि कुछ सोचते हुए कहती है, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये वो शक्ति है जो मुझे मेरे बच्चों के बारे में बार बार बता रही थी कि वो किसी मुसीबत में है। इसके बाद अंजलि स्वास्तिका से रिक्वेस्ट करती है, स्वास्तिका, मेरा दिल कह रहा है कि मेरे बच्चे किसी परेशानी में हैं। मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, मुझे जाना होगा, मुझे गौतम के साथ जाना होगा। ये कहकर अंजलि अपनी जगह से उठने लगती है, लेकिन जल्दी से एक नर्स स्वास्तिका और महालक्ष्मी से अंजलि को दोबारा बैठने के लिए और शांत रहने के लिए कहती है। तब स्वास्तिका अंजलि से कहती है, अंजलि पागल मत बनो, तुम ठीक से चल भी नहीं सकती। वंश और विवान को गौतम अभी थोड़ी देर में ही लेकर आ जाएगा, तुम देख लेना। यहाँ गौतम के पास विवेक का फोन आता है। गौतम बेचैन होकर पूछता है, हाँ विवेक, कुछ पता चला उस कोड का? विवेक कहता है, सर, मैंने एक एक्सपर्ट को ये लाइंस भेजी थी। उसने बताया है कि बच्चे किसी संकट मोचन मंदिर के आसपास है, जहाँ पर काफी सारी बकरियां चराई जाती है। उसने ऐसे एक मंदिर की लोकेशन भी भेजी है।
तब विवेक गौतम को उस लोकेशन की डिटेल्स भेजता है और कहता है, सर, वहाँ पर स्लम एरिया है और पास में ही कुछ लोग हैं जो बच्चों से भीख मंगवाने का काम करते हैं। वंश और विवान को उनमें से ही किसी ने उठा लिया होगा। उस आदमी का नाम क्या है और कहाँ पर मिलेगा, ये सारी डिटेल मेरे पास थोड़ी देर में ही आ जाएगी। लेकिन उसे पैसे देकर भी कोई फायदा नहीं। वो लोग इतने डर जाते हैं कि पैसे लेकर भी बच्चों को। इतना कहकर विवेक रुक जाता है, लेकिन गौतम ये सुनते ही कहता है, ठीक है विवेक, लोकेशन पर अपने आदमी को लेकर पहुंचो और मैं भी वहीं पर पहुंचता हूँ। इस आदमी को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि बच्चों को उठाना तो दूर, उन्हें दूर से भी देखने की हिम्मत नहीं करेगा। वहाँ बिक्कू के अड्डे पर बिक्कू विवान से पूछता है, चल बेटा, अब तेरे बाप को जगह बताता हूँ कि कहाँ पर पैसा डालकर जाना है। देखते हैं तेरी कितनी चिंता है उसको। ये कहकर बिक्कू अपना फोन निकालता है ताकि वो गौतम को एक एड्रेस एसएमएस कर सके। लेकिन तभी अचानक से उस पुराने से कारखाने की एक दीवार टूटती है। सारे बच्चे एकदम से घबरा जाते हैं। बिक्कू और उसके आदमी भी एकदम से सावधान होकर अपने अपने हथियार उठा लेते हैं। उन लोगों के पास लड़ने के लिए लोहे की सरिया, चाकू और एक देसी तमंचे से ज्यादा और कुछ नहीं था। लेकिन जो दीवार टूटी थी वो दरअसल विवेक और गौतम के लोगों ने तोड़ी थी। उन्होंने अपनी गाड़ी सीधा उस कारखाने के अंदर घुसा दी थी। तीनों गाड़ियों से विवेक और उसके आदमी निकलकर बिक्कू पर अपनी गन तान देते हैं। फिर गौतम भी अपनी गाड़ी से निकलता है। वंश और विवान जैसे ही गौतम को देखते हैं वो दौड़कर उसके गले लग जाते हैं। तुम लोग ठीक तो हो ना बेटा? गौतम उन सारे बच्चों को भी देखता है जिनकी बिक्कू ने बुरी हालत कर दी थी। वहीं ये देख बिक्कू बुरी तरह घबराया हुआ था। तभी विवेक उसका गला पकड़कर कहता है, क्यों बे, बच्चों को अगवा करके उनसे ये सब काम करवाता है? फिर विवेक वहां पर रखा चाकू देखता है और फिर बच्चों के कटे और टूटे हुए हाथ देखता है। देखिए सर, कितना बड़ा दरिंदा है ये। वो सब देख गौतम की आंखों में गुस्से की लाली आ जाती है। वो उठकर बिक्कू के पास आता है, लेकिन हाथ उठाने से पहले उसे ध्यान आ जाता है कि वंश और विवान भी वहां पर थे। उनके सामने वो वायलेंस नहीं करना चाहता था। पुलिस को बुलाकर अरेस्ट करवा दो उसे, गौतम विवेक से कहता है और फिर वंश और विवान को लेकर वो वहां से बाहर आ जाता है। वंश और विवान को गाड़ी में बिठाकर गौतम सीधा हॉस्पिटल जाने लगता है और रास्ते में वो जैसे ही उन दोनों को ये बात बताता है कि अंजलि होश में आ गई है, तो वंश और विवान की आंखों में खुशी की चमक दिखाई देने लगती है। वो दोनों खुशी से गौतम को गले लगा लेते हैं। आराम से आराम से, गौतम ड्राइव करते हुए कहता है, मुझे दिखाई नहीं देगा ऐसे। गौतम जल्दी से गाड़ी स्लो करता है और फिर दोनों को गले लगाकर कहता है, हाँ बेटा, आपकी मम्मा होश में आ गई है और आप दोनों का इंतजार कर रही है। फिर एकदम से गौतम को कुछ रियलाइज होता है और वो पूछता है, लेकिन एक बात बताओ, तुम लोगों को उस आदमी ने उठाया कैसे? आखिर तुम लोग घर से बाहर कहाँ गए थे? तब वंश गौतम को उस संजीवनी बूटी वाले मिशन के बारे में बताने ही वाला होता है कि विवान उसे चुपके से कोनी मारकर चुप रहने का इशारा करता है। और फिर विवान जल्दी से कहता है, वो पापा क्या है ना, हम लोग बाहर कुछ सामान लेने गए थे। एक खिलौना देखा था दुकान पर, लेकिन एक ऑटो रिक्शा वाले ने हमें जबरदस्ती बिठा लिया, हमारे हाथ पैर बांध दिए और फिर वो हमें वहां पर ले गया। ये सिंपल सी स्टोरी सुनकर गौतम को दाल में कुछ तो काला लगता है, लेकिन वो चुपचाप दोबारा से गाड़ी ड्राइव करने लगता है। थोड़ी देर में ही गौतम वंश और विवान को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। अंजलि बड़ी ही बेसब्री से अपने बच्चों के वापस आने का इंतजार कर रही थी। वो अपने वार्ड में लेटी दरवाजे की तरफ देख रही होती है। तभी धीरे से गौतम उसके सामने आता है। अंजलि उसे देखते ही बेचैन हो जाती है। गौतम, तुम आ गए? बच्चे, मेरे बच्चे कहाँ हैं? गौतम वहां पर अकेला ही खड़ा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से कुछ पता नहीं चल रहा था, इसीलिए अंजलि और भी ज्यादा पैनिक करने लगती है। लेकिन फिर अगले ही पल गौतम के पीछे से वंश और विवान आगे आते हैं और उन्हें देखते ही अंजलि की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी अपने दोनों हाथों को फैलाकर अंजलि रोते हुए कहती है, मेरे बच्चों, कहाँ थे तुम दोनों? फिर वंश और विवान जल्दी से दौड़कर अंजलि के बेड पर चढ़ने लगते हैं, लेकिन स्वास्तिका और महालक्ष्मी उन्हें समझाते हुए कहती है, बेटा आराम से आराम से,
मम्मा अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, अभी वो कमजोर है। लेकिन बच्चे कहाँ सुनते हैं। वो दोनों अंजलि के गले लग जाते हैं। अंजलि के चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में आंसू होते हैं। गौतम ये देखकर बहुत खुश होता है। फिर वो अंजलि के पास आता है और कहता है, मैंने कहा था ना, मैं ले आऊंगा तुम्हारे बच्चों को। लेकिन गौतम के ऐसा कहते ही अंजलि उसकी तरफ देखती है और फिर गुस्से में अपना मुंह फेर लेती है। वो गौतम की बात का कोई जवाब नहीं देती। ये देख गौतम को थोड़ा अजीब लगता है। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या? पर अंजलि गौतम को ऐसे इग्नोर करती है जैसे वो वहां पर हो ही ना। ये देख गौतम थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। अंजलि क्या हुआ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। तब अंजलि बुरा सा मुंह बनाकर स्वास्तिका से कहती है, स्वास्तिका मुझे किसी से बात नहीं करनी है। गौतम समझ नहीं पाता कि अंजलि अचानक से उससे नाराज क्यों हो गई। आखिर उसने किया क्या है।